लोकसभा में मानसून सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बीच कई बार स्थगित की गई कार्यवाही। कल भी राहुल गांधी ने की थी घेराबंदी। संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद थोड़ी देर में पीएम मोदी देंगे सवालों का जवाब। कई मुद्दों को लेकर करेंगे विपक्ष पर पलटवार। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होगी वोटिंग। पहलवानों की आहूत प्रेस वार्ता को देखते हुए प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। आसपास के इलाकों में लगाई गई बैरिकेडिंग। धारा 144 हुई लागू। एटीओ बैराज से पानी न छोड़े जाने पर आपने हरियाणा सरकार को घेरा। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा ने सीएम मनोहर लाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पानी न छोड़ना दिल्ली डूबाने की साजिश। नूह हिंसा के आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर। तावड़ू की पहाड़ियों पर आमने सामने फायरिंग। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक को गोली लगी। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में 6 आतंकी गिरफ्तार। बारामूला और कोकेरनाग में पकड़े गए। गोला बारूद भी बरामद। मुठभेड़ में जवान सहित 3 लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और राहुल की हुंकार का आज प्रधानमंत्री करेंगे पलटवार। जी हां, आज लोकसभा में शाम 4 बजे जब अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, उस दौरान क्या कुछ कहेंगे बेहद अहम हो जाएगा। कल फोन करके लोग नीरव मोदी को क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर रहता था। उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारा सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज 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 जाइए, प्लीज जाइए अपने सीट पे। प्लीज सर, आप मुद्दे पे बोलिए। बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ सर, मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए ना, चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। आप लोग गलतफहमी हो रहे हैं। ये हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर कूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते। संयम रखिए। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप सर। अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो 2 MP है, मणिपुर के 2 MP डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक MP डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती इन लोगों को। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है। याद कीजिए, आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहां बनते? लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते। इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकीलैंड और मेरीलैंड अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, चलिए प्लीज कंक्लूड सर। कैसे सर? ओके सर, इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय ऑफ द 2 वॉरिंग फैक्शन। इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते, कल आपने बड़ा गलत बयान पेश की है। ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर आपने खुद स्वीकार किया कि बफर जोन अभी है। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन देखिए आपने खुद राज्यसभा में ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारे जमाने में हुई थी। ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी। 33 साल में हुई थी।
कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाएंगे। अमित शाह जी आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता आपको, क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दों पे बोलिए सर, मुद्दा पे तो बोलते हैं सर। हाँ। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। वो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप। सब रेफर नहीं करता हूँ, 5वां नंबर पर यह है, रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इन हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंशियल मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म। कोई मोशन मूव नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना, अनाप शनाप बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन कैनॉट बी एक्सेप्टेड सर, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड। ही शुड, आप रूलिंग देना चाहिए, हमारा निवेदन है, और उनको माफी मांगना चाहिए, और जो कुछ भी बोला है वो एक्सपंज करना चाहिए सर। कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज। सर बोले, सर बोले। नो सर आप ज्योतिराज सिंधिया जी। अध्यक्ष महोदय, ज्योतिराज सिंधिया, आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती है, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में यह स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। मंत्री लोकसभा में ही मौजूद हैं और हंगामा जो है वो लगातार जारी है। आपने देखा अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिए और साथ ही प्रधानमंत्री की तुलना नीरव मोदी से की, इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों का हंगामा। नीरव मोदी से प्रधानमंत्री की तुलना करने पर जमकर बवाल हुआ है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा कर दिया। संसद के भीतर सांसदों का हंगामा जारी है। लोकसभा की कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अमित शाह ने स्पीकर से कहा कि काबू करें। एक और जहां पर लोकसभा में कार्रवाई जारी है तो वहीं दूसरी ओर यह बातें भी सामने आ रही हैं और अधीर रंजन चौधरी ने जमकर यहां पर सरकार को घेरा है और कहा कि जहां राजा अंधा वहीं पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ। मणिपुर में बोलना था, राजस्थान छत्तीसगढ़ लाए। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को आड़ लेते हुए जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री लोकसभा में ही मौजूद हैं और हंगामा लगातार जारी है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ पर दशकों से हूं, लेकिन अब तक ऐसा माहौल नहीं देखा। हालांकि उन्होंने विपक्षियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री की तुलना नीरव मोदी से करने पर जमकर हंगामा हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज शाम 4 बजे का इंतजार है, जब प्रधानमंत्री राहुल की हुंकार का पलटवार करेंगे और क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लोकसभा लेकर चलते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तैयार है करने के लिए, लेकिन 17 दिन इसी तरह ये सदन को इन्होंने चलने नहीं दिया। 17 दिन मजबूर करके स्थगित किया। और आज अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये लोग मौन व्रत की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका जवाब ये दें। और केवल सन 1993 में नहीं, लेकिन 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका उत्तर भी ये लोग दें। तो सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर दोगली राजनीति नहीं है, ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। आज सभापति महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मैं इनको भाषण नहीं दूंगा, लेकिन जो इनकी अवसरवादी सोच है उसका पर्दाफाश पूरे देश के जनता के समक्ष में रखना चाहता हूं। ये जो समूह है I.N.T.I.A. इस समूह में एक प्रोफेसर हैं जो मोरालिटी की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व वो एक ऐसे दल के करते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की नई कीर्तिमान स्थापित की। इस I.N.D.I.A. समूह में एक ऐसी समूह की नेत्री है जिस समूह की नेत्री सोचती है कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना सबसे बड़ी भूल है। ये इनका असली चरित्र है। मुझे लगता है आप बहाना ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। कार्यकर्ता ने आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसका उत्तर सुनिए आप। ये बिल्कुल मर्यादाहीन व्यवहार करना, उसके बाद वॉकआउट करना, ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। नो, बिल्कुल गलत बात है ये। आपका इस प्रकार से बहाना लेकर के बाहर जाना, ये बिल्कुल संसदीय व्यवस्था का अपमान है। ये बात करवा करके नोट करिए आप लोग, प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। सभापति महोदय, देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। इन्हें तो सभापति महोदय अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो। इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। अब सभापति महोदय, इनके जो एक समूह है
I.N.D.I.A घमंडिया समूह। उस समय में समूह में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं यूपीए सरकार पर 2G और कोल स्कैम का PI लगवाया और आज कांग्रेस का हाथ आपके साथ। ये स्थिति अंदर की बात। और वही स्थिति सभापति महोदय हमारे टीएमसी के साथी यहां बैठे हुए थे, जिस टीएमसी के बारे में अधीरदा रोज इस सदन में लपक कर भ्रष्टाचार की बात करते थे, चिटफंड की बात करते थे, अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कत्लों की बात कर रहे थे, आज वही कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल हाथ में हाथ उस टीएमसी के साथ मिला रहे हैं सभापति महोदय। तो ये इनकी असलियत है। और जो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर इन लोगों को अपने गठबंधन में एक दूसरे के विरोधी होकर भी सत्ता के लालच के साथ पूरे तरीके से कुनबे की तरह साथ में आ रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू की बात करें, लालू प्रसाद यादव जी पर जो रोजगार का आरोप लगाया था, जमीन पर रोजगार का एक्ट का आरोप लगाया था, वो जेडीयू के वर्तमान के अध्यक्ष ने स्वयं सीबीआई को सबूत अपने हाथों से दिलवाया था और आज दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। ये संविधान बचाने की बात करते हैं सभापति महोदय, ये क्या अपना ईमान पहले बचा पाएं, उसका उत्तर देश की जनता को दें। आज सभापति महोदय विचित्र स्थिति है। आगे ये नाटक कर रहे थे, आगे क्या नाटक करते हो? आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया ड्रामा था। आपका स्वागत है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है सभापति महोदय कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके, जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके हैं और जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यवहारिक संबंध या सिद्धांतिक संबंध न हो, वो आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोकतंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आए। तो आप सुन रहे थे लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कि विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनने के बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट भी किया है। आगे भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, जो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपको लोकसभा लेकर चलते हैं, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर महाबहस जारी है। गौरव गोगोई जी ने सबर रखो, सबर रखो, आराम से सुनो, सबर रखो, थोड़ा सीख लो। गौरव गोगोई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की। जिस आसाम अकॉर्ड की बात की, उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की? आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 1 साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो गौरव। नो अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। बैठिए, जनता ने आपकी चिल्लाने को आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की कावियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की कावियात की शुरुआत। चार्जशीट सभापति महोदय बड़ी लंबी है। 1960 के
दशक में जब मणिपुर में अलगाववादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ, तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर दा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents. Please, ये सुनिएगा, please think that Manipur is a part of this country. It affects the whole nation. शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया। इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं। हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल्स चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं। जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो। ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते थे 1 दशक पहले, तो चित्र हमारे दिमाग में आता था। हिंसा का चित्र आता था, आतंक का चित्र आता था, अस्थिरता की चित्र आती थी। और उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि दशकों से जो सरकार रही थी, उनकी सोच विचारधारा थी कि अगर बॉर्डर विलेजेस में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर विकास किया तो वहां जागरूकता उत्पन्न होगी, इसलिए उन्हें विकास से वंचित रखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में, देश के प्रधानमंत्री ने पहला कदम लिया। जो भी हिंसक संगठन थे मणिपुर के, उनके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करके म्यांमार तक खदेड़ के भेज दिया था सभापति महोदय। और उसके बाद पहला कदम जो लिया, विकास व्यापक सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ, उन्होंने एक विकास का मंत्र दिया सभापति महोदय, विकास का मंत्र दिया हीरा, क्योंकि उत्तर पूर्वीय क्षेत्र भारत का हीरा है। हीरा मतलब हाईवे,
हीरा मतलब इंटरनेट, हीरा मतलब रेलवेज, हीरा मतलब एविएशन। और जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल 2,500 करोड़ का रेलवे बजट होता था, आज 10,000 करोड़ रुपए का रेलवे बजट है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मेघालय जैसे राज्य को 100 साल इंतजार करना पड़ा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने कि मेघालय को अपने 100 साल में पहला स्टेशन मिला जब बीजेपी और एनडीए की सरकार थी। तो अविश्वास प्रस्ताव पर महाबहस लगातार जारी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से विपक्षों को जमकर घेरा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में महाबहस जारी है। एक बार फिर से आपको लोकसभा लेकर चलते हैं। जिस अरुणाचल प्रदेश में केवल 9 हवाई अड्डे थे, आज उस अरुणाचल प्रदेश में सभापति महोदय 17 हवाई अड्डे हैं। 17 हवाई अड्डे जो 7 सिस्टर्स कहलाती थी, उस समय में ये 7 निग्लेक्टेड सिस्टर्स थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आज उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के मंत्र के साथ विकास का एक नया उदय पूर्वोदय में हो रहा है। मुझे दुख भी हुआ सभापति महोदय और मुझे आश्चर्य भी हुआ। हमारी कोशिश रहती है कि इस संसद में कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप, हम एक दूसरे के साथ सहमत न हो, हम एक दूसरे की नीतियों पर, हमारी नीयत पर कटाक्ष जरूर करें, पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना चाहिए। और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो। मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को सभापति महोदय कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया, मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना सभापति महोदय। जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए, इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है, वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समक्ष जानी चाहिए। किसान सभापति महोदय इस देश की रीढ़ की हड्डी, 60% आबादी हमारी कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन अगर किसान का पीठ तोड़ने वाला कोई कालखंड रहा तो 2014 के पहले रहा। आज हमारा किसान को समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसकी खरीदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है। आज हमारे किसान को सभापति महोदय
धान की खरीदी में 90% वृद्धि हुई है, गेहूं की खरीदी में 75% वृद्धि हुई है। नरेश सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। हमारे समर्थन मूल्य की हम बात करें, 2014-15 में धान की एमएसपी 1360 थी, आज धान की एमएसपी 2183 है, 60% की वृद्धि हुई है। कल कपास की बात की गई, कपास की एमएसपी हम बात करें, कपास की एमएसपी 3350 रुपए होती थी, आज वही कपास की एमएसपी बढ़कर 6620 हो चुकी है, 80% की वृद्धि हो गई। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए होती थी, आज 4600 रुपए हो चुकी है, 80% की वृद्धि हुई है। तो जहां हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता समृद्ध हो चुका है, उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमांत हमारा कृषक है, 80% हमारा कृषक आज भी सीमांत कृषक है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किसान सम्मान निधि के जरिए 6000 रुपया प्रति वर्ष 11.5 किसानों के खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का कार्य किया। यही अंतर है तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में, सभापति महोदय। और इसी में मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस 6000 रुपए में 6000 रुपए अतिरिक्त मिलाकर 12,000 रुपया प्रति साल 80 लाख किसानों के खाते में डालने का कार्य किया। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर महाबहस लगातार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया विपक्ष पर जमकर बरसे हैं और इस दौरान विपक्ष के सांसदों की ओर से वॉकआउट भी किया गया। फिलहाल खबरों की ओर रुख करते हैं अमरोहा से। इस बीच आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। पुलिस पहुंची है मौके पर और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौत के बाद 2 दिन तक वसूली करने का आरोप की बात सामने आई। मृतक को जिंदा बताकर वसूली की जा रही थी। मौत के बाद मौके से फरार हुए सभी डॉक्टर जोया रोड स्थित पेनेशिया हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो पेनेशिया हॉस्पिटल का है यह मामला। मौत के बाद 2 दिन तक वसूली करने का आरोप लगाया गया है। मृतक को जिंदा बताकर वसूली लगातार की जा रही थी। फर्रुखाबाद से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लाख रुपए की गांजे सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांजा तस्कर फर्रुखाबाद में बिक्री करने के लिए गया था और गांजा को आपको बता दें कि बिक्री करने के लिए गया था और कोतवाली, मोहम्मदाबाद और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 31.94 किलो गांजा बरामद कर लिया गया है। गांजे की कीमत 3 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर कोतवाली, मोहम्मदाबाद और स्वाट टीम ने पूरी घटना का खुलासा किया है और आरोपियों के कब्जे से 31 किलो 940 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। तो गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में पूरे मामले का खुलासा किया है। फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी सर्विलांस और मोहम्मदाबाद की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है और इनके कब्जे से कुल 31.94 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है और इन 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है गौरव पाठक उर्फ माया, जो कि मैनपुरी बेवर का रहने वाला है। सीलू खान पुत्र भूरे खान, ये भी मैनपुरी का रहने वाला है। और तीसरा साहूकार पुत्र प्यारे लाल, ये इटावा का रहने वाला है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद से आम खबर है, जहां पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी की कार्रवाई सामने आई है और जिले में जाए किसी की जान अवैध हथियार से अवैध हथियारों से नहीं फैला सकेंगे अपराधी खौफ। अवैध असलाहों को रखने वालों के घरों में मार रही है पुलिस छापे। अपराधियों और अवैध असलाह रखने वालों में अब हड़कंप मच गया है। पुलिस गांव मोहल्ले
में अवैध असलहों के विरुद्ध अभियान चला रही है और एसपी के निर्देश पर जिले भर में चलाया जा रहा है अभियान। घरों में रखे अवैध असलहों को बरामद करने का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 12 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। 22 तमंचे, 26 कारतूस, 47 खोखा अभियान में बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया पर जागरूक किया। अवैध हथियारों के रखे पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी, तो इनको पाए जाने पर पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। घरों में रखे अवैध असलहों को बरामद करने का अभियान शुरू किया गया है। अमेठी से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां युवकों ने आयोजक के साथ मारपीट कर दी। रामलीला मैदान में प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे युवक। 2 टिकट पर 13 लड़के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। रोके जाने पर लड़कों ने मारपीट और हाथापाई शुरू कर दी। युवकों ने फोन करके घटनास्थल पर बुलाया। 15 से 20 लड़के और लड़कों ने मिलकर स्टाफ को पीटा है। कई लोग लहूलुहान हो गए। वहीं पुलिस लगभग 6 लड़कों को पकड़कर थाने लाई है। कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित रामलीला मैदान की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो युवकों ने फोन करके घटनास्थल पर अन्य लड़कों को भी बुला लिया, जिसके बाद जब लड़के पहुंचे तो यहाँ पर मारपीट हो गई है। अब लड़कों ने मिलकर स्टाफ को पीटना शुरू कर दिया और कई लोग इसमें लहूलुहान हो गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और पुलिस लगभग 6 लड़कों को पकड़कर थाने ले आई है। और आगरा से अगली बड़ी खबर, फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेन देन के विवाद में आरोपियों ने फायरिंग की थी। पुलिस ने 1 कार और 1 पिस्टल बरामद कर ली है। थाना हरिपर्वत का यह पूरा मामला है। लेन देन के विवाद में आरोपियों ने फायरिंग की थी। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, और पुलिस ने 1 कार और 1 पिस्टल बरामद कर दी है। तो पुलिस ने 1 कार और 1 पिस्टल बरामद की है। थाना हरिपर्वत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो थाना हरिपर्वत का है ये पूरा मामला। आम खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। लेन देन के विवाद में आरोपियों ने फायरिंग की थी। तो लेन देन के विवाद में आरोपियों ने फायरिंग की थी और पुलिस ने 1 कार और 1 पिस्टल बरामद कर ली है। तो पुलिस की ओर से 1 कार और 1 पिस्टल बरामद कर ली गई है। थाना हरिपर्वत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कोरबा दौरा। 1 दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में कलेक्टर ऑफिस का घेराव। बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा अमानक खाद को लेकर घेराव करेंगे और जबरदस्ती किसानों को यूरिया वर्मी कंपोस्ट लेना अनिवार्य, 1 बोरी यूरिया 10 किलो वर्मी कंपोस्ट लेना अनिवार्य किए जाने को लेकर यह मामला सामने आया है। 10 किलो वर्मी कंपोस्ट नहीं लेने से यूरिया नहीं दी जा रही है। धरना प्रदर्शन और कलेक्टर ऑफिस का बीजेपी आज घेराव करेगी। तो यह आम खबर, जहां पर 10 किलो वर्मी कंपोस्ट नहीं लेने पर यूरिया नहीं दी जा रही है, अब उसको लेकर घेराव किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। धरना प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कोरबा दौरा और 1 दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहेंगे पूर्व नेता प्रतिपक्ष। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। रेवाड़ी से खबर है, भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली है। अग्रसेन चौक से शुरू हुई तिरंगा यात्रा। यात्रा में लोगों ने दिखाया भारी जोश। भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य भी मौजूद रहे हैं। तो अग्रसेन चौक से शुरू हुई तिरंगा यात्रा। तो यात्रा में लोगों ने जमकर जोश दिखाया है। भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद रहे हैं। रेवाड़ी से खबर, भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तो भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा और अग्रसेन चौक से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। तो अग्रसेन चौक से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। यात्रा में लोगों ने भारी जोश दिखाया है। तो यात्रा में लोगों ने दिखाया भारी जोश। भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे हैं। रोहतक से अगली खबर है, जहां पर पति पत्नी के विवाद में एक 6 साल के मासूम की जान चली गई। पता नहीं नहर में डुबोकर मासूम बेटे की हत्या कर दी और खुद ही पुलिस में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को शक हुआ बच्चों को बाइक पर बैठा कर ले गया था पिता।
आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। झज्जर के बेरी में नहर में मिला था मासूम का शव। तो झज्जर की बेरी में नहर में मिला था मासूम का शव। बच्चों को बाइक पर बैठा कर ले गया था पिता। यह आम खबर आपको हम बता दें, बच्चों को बाइक पर बैठा कर ले गया था पिता और आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो रिमांड पर लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। झज्जर की बेरी में नहर में मिला था मासूम का शव। और पता नहीं नहर में डुबो कर मासूम बेटे की हत्या की। छोटी मोटी लड़ाई होया करती है हमारी, वो ऐसे ही बच्चों के ऊपर छोट लाड प्यार के ऊपर, बस इसी बात को लेकर बस वो तनाव में थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया। तो वो बड़ा था बेटा? बड़ा था, 2 बच्चे हैं मेरे पास। छोटा बेटा ये है मैंक, छोटा ये है बेटा, और बड़ा बेटा दीपांशु। तो छोटे से ज्यादा प्यार करते थे वो? नहीं, बड़े से। बड़े से। क्या था जी, ये इंसिडेंट है दिनांक 5 के शाम 8-9 बजे के आसपास। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक 7 साल का बच्चा हमारे गांव से खेलते हुए गुम हो गया है, जिस दोस्त के पिताजी सुनील की दरखास्त पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हमें कुछ ऐसे सबूत मिले। उसके बाद उसकी वाइफ ने भी थोड़ा बतलाया कि ऐसे उनके घर में कभी कभी क्लेश हो जाता था ऐसी बातों को लेके, जिसके बाद ये मामले का खुलासा हुआ कि जो कंप्लेनेंट उसका पिताजी है, उसी ने अपने बच्चे को पानी में डूबो कर मारा और उसको छोड़ दिया नैन। चंडीगढ़ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के लिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम और स्वतंत्रता दिवस के लिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी हुआ है। राज्यपाल रोहतक में 15 अगस्त में करेंगे ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जो है वो सामने आया है। और ये आम खबर आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। और राज्यपाल रोहतक में 15 अगस्त में ध्वजारोहण करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। और देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है और हम खबरों की ओर रुख करते हैं। KVIIT कानपुर में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर 17 बास्केटबॉल मैच में JRC बरेली ने AMC लखनऊ को हरा दिया। अंडर 14 लॉन टेनिस मैच में KVIFCO आंवला के 3 प्रतिभागी तेजस प्रकाश सिंह प्रथम, हर्षवर्धन सिंह द्वितीय तथा अर्णव पुंडीर तृतीय स्थान पर रहे हैं। और अंडर 17 आयु वर्ग लॉन टेनिस में KVRDSO लखनऊ के अक्षत त्यागी प्रथम स्थान पर रहे। बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा अंडर 17 मैच में KVJRC बरेली ने KVAMC लखनऊ को हराया है। बैडमिंटन अंडर 19 मुकाबले में KVIFCO बरेली ने KV बख्शी का तालाब लखनऊ को 2-0 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। KV नंबर 1 शिफ्ट 2 शाहजहांपुर ने KV नंबर 2 OCF शाहजहांपुर को 2-0 से पराजित किया है। बैडमिंटन मुकाबले के ही एक मैच में KVIIT कानपुर ने KVJLA बरेली को 23-10 से मात दी है। प्रतियोगिता के बाद स्थल प्राचार्य रवीश चंद्र पांडे ने प्रतिभागियों को मेडल और आशीर्वाद देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर उप प्राचार्य अमिता सिंह, खेल शिक्षिका वंदना राठौर, सुश्री प्रियंका तिवारी की भूमिका सराहनीय रही है।
और स्वागत के क्रम में केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट के विद्यार्थियों के द्वारा स्वागत गीत और देशभक्ति गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया है। और माननीय मुख्य अतिथि ने संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता, बालक वर्ण, तीरंदाजी, कुश्ती, जिम्नास्टिक, मलखंड के प्रतिभागियों के समक्ष प्रशांत प्रज्वलित कर शुभारंभ की घोषणा की है। साथ ही खेल की गरिमा और खेल भावना बनाए रखने की अपील की है। इस प्रतियोगिता के 164 प्रतिभागी और 22 अनुरक्षक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महोदय ने खेल प्रशिक्षक एवं संयोजक प्रकाश और कमल किशोर के सहयोग से प्रतिभागी विद्यार्थियों एवं निर्णायक मंडल का परिचय प्राप्त किया। उप प्राचार्य श्री अंचल सक्सेना द्वारा आभार व्यक्त किया गया। यह प्रतियोगिता उप प्राचार्य श्री अंचल सक्सेना और आमोद झा के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। इस मौके पर ईडी और निर्णायक मौजूद रहे। श्री वी के आर्या, श्रीमती गीता भदौरिया, श्रीमती मीरा दुबे, श्री अनुज गुप्ता और अन्य सम्मानित शिक्षक भी उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम का कुशल संचालन श्रीमती जया शर्मा द्वारा किया गया है। तो कानपुर से खबर जहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई है और 52वीं संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन हुआ है। तो भूतपूर्व प्रोफेसर क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय है एसबी मन और इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह बच्चों में भी देखने को मिला। केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और 52वीं संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो कानपुर से आम खबर। और हर साल की तरह साल भी बलरामपुर जिले में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग स्टेडियम में एकत्रित होकर ये दिवस को मनाए हैं। रैली के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। उसके बाद स्टेडियम में सांस्कृतिक की प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सभी को इस दिवस की बधाई दी और मुख्य तौर से जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित रखने के लिए अपील भी की गई है। साथ ही में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं सुरक्षा को लेकर शंकरगढ़ की पुलिस पूरी तरीके से तैनात नजर आ रही है और मौसम भी खराब हो चुका है। बावजूद इसके लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है और आखिरकार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अगली खबर है कोंडागांव से, जहां पर जिले में मेडिकल स्टोर में अब जेनरिक दवाइयों का बाजार सज चुका है। आमतौर पर जो दवाइयां धनवंतरी योजना के अंतर्गत 35 रुपए से 100 रुपए तक मिल जाती हैं, वही दवाएं जिले के प्राइवेट मेडिकल्स में पूरे एमआरपी पर बिक रही हैं और साथ ही मेडिकल स्टोर वाले ग्राहकों को बिल भी नहीं देते। ऐसे में मरीज अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बारे में जब हमारे कोंडागांव संवाददाता ने जिला चिकित्सा मुख्य अधिकारी व ड्रग इंस्पेक्टर से इस पर चर्चा की, जिसमें अब अधिकारियों के द्वारा जल्द ही जाँच करने की बात कही गई है। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी एक कॉपी फोटोकॉपी रख लें। उसका रोज का रोज यदि हमारे पास समीक्षा में आएगा तो निश्चित रूप से भी पता चल जाएगा कि कौन सा आदमी ऐसा प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर हमको ऐसा दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो भी फिल्टर हो जाएगी। तो उसके ऊपर आगे नर्सिंग होम के एक्ट के तहत या शासन को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। अगली खबर है जगदलपुर से, जहां पर भाजपा महामंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है, लेकिन बस्तर में 6 साल की बच्ची से अनाचार हो जाता है। आरक्षण की मांग के लिए प्रदेश के युवाओं को अपने वस्त्र त्यागने पड़ते हैं। आगे उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि बताएं 39,000 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है और अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज भी आरक्षण का लाभ ठीक तरीके से आदिवासी समाज को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार की वजह से कई भर्तियां प्रक्रिया प्रभावित हैं। आज केवल विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी देकर ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। अरे क्या खाक काम किया? आपकी सरकार ने हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने का काम किया। आपकी सरकार के चलते जो स्थिति निर्मित हुई और आप लोगों ने केपी खांडे जो पिटिशनर है उसको आपने मंत्री के पद से नवाजा, इसके लिए आप माफी तक मांगना उचित नहीं समझा। ये आपका आदिवासी समाज के प्रति प्रेम है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता थी, इसको आपकी सरकार ने खत्म कर दिया। और यहाँ के लोगों को अब भर्ती तक नहीं हो पा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने हमारे यहाँ के बस्तर सरगुजा के
निवासियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके लिए बस्तर के सरगुजा के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। रोहतक के सेक्टर 1 स्थित जाट भवन की कार्यकारिणी पर कार्यकारिणी के महासचिव सुभाष कादियान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैना टूरिज्म में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये गड़बड़झाला जाट भवन के निर्माण से लेकर अभी तक चल रहा है, जो लगभग 50 लाख तक का है। उन्होंने जाट भवन की कार्यकारिणी के प्रधान और कोषाध्यक्ष पर पैसे के लेन देन में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ये जाट भवन में बहुत सारी अनियमितताएं, कानून के उल्लंघन और घोटाले हो रहे हैं, जिनके सबूत के साथ है। यहाँ कोई अपनी तरफ से नहीं है। जो प्रोसीडिंग, जो कार्यकारिणी में फैसले हैं या महासभा में जो घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, उनकी रिकवरी का है। हमारी 29/4/2018 प्रस्ताव नंबर 4-5 महासभा की मीटिंग हुई थी, जिसमें जांच रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें वर्तमान प्रधान मेजर चंद्र सिंह के विरुद्ध 1 लाख चेक बिना कार्यकारिणी की मंजूरी के किसी को जारी कर दिया गया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि लोकसभा में क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर महाबहस लगातार जारी है।